नमस्कार पितृशक्ति और मित्र शक्ति मेरे देशवासियों। मैं आज जहाँ खड़ा हूँ ये मेरी कॉलोनी के पीछे का जंगल का एरिया है। बड़ी मनोरम जगह है, ये सुंदर है। लेकिन ये दिखाना इधर, ये जो लाल टीन सी इधर दिख रही है मेरा एक छोटा सा झोपड़ा है। बाकी ये मेरी कॉलोनी का दृश्य इसमें जंगल में पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बहुत सुंदर जगह है, प्यारी जगह है। टेम्परेचर भी बहुत अच्छा मेंटेन रहता है, यहाँ एसी वेसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी भी हम कंबल से लेकर के उड़ते हैं कि रात को ठंड लगती है। बड़ी प्यारी जगह है। लेकिन मैं इस बारे में एक बार कहीं प्रसंग पढ़ा था और किसी ने लिखा था, उसमें वो बात सत्य है कि मनुष्य की अगर समझ, इंटरनल समझ अच्छी ना हो तो उसे कहीं रख लो, वो अपने संस्कार प्रकट करता है, उस पर जगह स्थान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही यहाँ मुझे प्रभाव नज़र आता है। इतनी मनोरम जगह, प्यारी जगह, और यहाँ पर बहुत कम परिवार भी रहते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन मुझे कोई यहाँ अच्छे दर्शन का बोध नहीं हो रहा, दम घुटता है। तो मैं तो खैर यहाँ, मेरी वाइफ का यहाँ भी आने की इच्छुक नहीं थी, उसे भीड़ भाड़ पसंद है। मैं तो ऊपर थोड़ा सा और एकांत में जंगल से मैं घर बनाने की इच्छा थी, बनाऊँगा, आगे भी कोशिश करूँगा। और यहाँ अगर ये शायद सेल करेंगे या किराए पर दे देंगे इसको, क्योंकि यहाँ बहुत वो जो क्या है ना भाई, दुर्योधन मतलब कौरव का भी और पांडवों के जो गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, दोनों के वही थे। लेकिन समझ अलग अलग थी, संस्कार अलग अलग थे, तो इसलिए प्रभाव भी अलग अलग आया। तो ऐसे ही मेरा कुछ यहाँ दर्शन होता है, समाज में भी ऐसे ही हो रहा है। तो मैंने कहा कि जिसकी समझ अच्छी होगी वो किसी भी जगह डाल लो। जैसे कहते हैं कि भाई चंदन का पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, उसकी शीतलता को नहीं छोड़ता। विचलित तो होते हैं, हम भी हो जाते हैं, लेकिन फिर नई ऊर्जा के साथ उठते हैं, खड़े होते हैं और फिर बुद्धि से विश्लेषण करते हैं, नहीं, चुनौतियों को स्वीकार करो और इन जैसा नहीं बढ़ना। ये ऐसी चालबाजी मेरे बस की नहीं करनी। ये तो ये रही है। कल मैंने जो एक उस पर बोला था कि भाई अमीरी और रईसी में क्या भेद है, फिर और रईसी या बादशाह का क्या गुण है। तो कुछ एग्जाम्पल तो मैंने दे दिए थे, कल पढ़ लियो। तो बादशाह का मैं जो लगता है कि आप दृष्टि, हमारे यहाँ सारे तो दर्शन है, हम करते नहीं हैं, हम अपने अनुकूल दर्शन करते हैं। मेरा चिंतन अगर तत्काल रईस होने का होगा, उल्टे सीधे लोग जो रईस हुए होंगे या करे होंगे, तो मैं उनसे इम्प्रेस होऊंगा, तो मैं उनके जैसे ही बढ़ने का प्रयास करूँगा, उनके द्वारा रास्ते अपना करके आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। लेकिन वो है गलत। अल्टीमेट कुछ दशक तक, 2 दशक के बाद में वो परिवार या वो नस्ल धीरे धीरे रसातल में चली जाती है। पता नहीं क्यों नहीं ध्यान देते। इस देश का खुद जो राजा लोग हैं, रजवाड़े रहे हैं, खंडर पड़े हैं, नवाब लोग रहे हैं, लखनऊ में भी, यहाँ भी आप देखिए, उनके जो आज वंशज हैं दीनहीन अवस्था में भी हैं। कुछ तो रिक्शा भी चला रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, ऐसे ही है वो। लेकिन वो दर्शन नहीं करते कि भाई अत्याचार या ताकत कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। स्थायी तो होता है व्यवहार में, लचीलेपन में, अच्छे आचरण में। तो इतिहास जो है वही लिखते, मैंने उस दिन भी बोला था, ये ताकत अस्थायी होती है। आज मेरे पास है, मेरे पास 10 लोग हो जाए, मेरे शरीर की ताकत हो, मैं कुछ ज़्यादा दिन तक मैं किसी को प्रभाव में नहीं रख सकता। रहूँगा तो लोग घुटन करें, मौका मिलता मुझे भी पटक दे देंगे। ऐसे समाज देता भी आ रहा है, लेकिन हम सीखते नहीं हैं। अच्छा खैर, अब मैं जो बादशाह की बात मैं बता रहा था कि अब आप नोट करिए कि जिन लोगों ने चक्के से भी तरक्की करी, अच्छे प्लेटफार्म पर पहुंच गए, उनमें से कुछ नाम भारत के भी हैं, दुनिया के ज़्यादा हैं, हमारे तो कम हैं। हमारे यहाँ तो पहल जो प्रेम अजीम जी हैं, विप्रो के मालिक, उन्होंने सबसे ज़्यादा डोनेट शुरुआत की थी पहले कई बार। उसके बाद धीरे धीरे शर्मा करके या कैसे अब करने लगे हैं थोड़े बहुत। वो भी इतना नहीं करते, वो इस उद्देश्य से करते हैं कि चैरिटी के नाम पर जो हम बहुत खर्चे करते हैं तो उसमें खपा देते हैं अपने उन पैसों को, नंबर 2 के पैसों को। वो भाव उद्देश्य उनका रहता है। अभी बिल गेट्स हैं, वॉरेन बफेट हैं। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स के माध्यम से, बिल गेट्स से कहे कि भाई मैंने तो इतना कमा लिया, मेरे बच्चों को ज़रूरत नहीं है, वे अपना आप काम लोगे और मैं अपना कल 90% प्रॉपर्टी को डोनेट कर दूँगा। और यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए, सरकार को भी बताना चाहिए, उनके बारे में परिचय देना चाहिए कि भाई उनके पैसे से हमारे यहाँ सर्व शिक्षा अभियान, पोलियो अभियान, कितना अभियान चल रहा है गरीबों को उत्थान के लिए। तो उन पर सरकार ही प्रोत्साहित नहीं करती। उद्योगपतियों को, आम जनता को उनके बारे में पूरा करेक्टर उनका बताया जाए, कैसे वो त्याग कर रहे हैं। ऐसे ही वॉरेन बफेट है, वो भी दुनिया के अच्छे रईसों में है, यानी कि मेहनत उन्होंने करी है, तो उन्होंने एक सिद्धांत ज़रूर बनाया होगा। ऐसे हमें भी सिद्धांत बनाने चाहिए। मैं कहता हूँ कि भाई जो सर्विस में आए हैं मेहनत करके, आम परिवारों से, गरीब परिवारों से या अच्छे परिवारों से, चलो आप मान लीजिए कि उसको आपको
उस उपलब्धि को प्राप्त करनी है तो सिद्धांत तो बनाइए कि भाई मेरी अपनी मूलभूत ज़रूरतें, अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा, उनकी शादियाँ, घर, ये वेल डू डू हो जाए और उतना कमाने लगे। उसके बाद में कुछ हम फिर अच्छा भी समाज को भी उठाए, जहाँ से जिस वर्ग से हम आए उसको भी, जिससे कि द्वेषभाव खत्म हो। और मैं मानता हूँ कि भाई व्यवस्था भी हमारे देश की इतनी बढ़िया नहीं है। व्यापारी की भी स्थिति ऐसी है कि उसे ना चाहते हुए वो ऐसे शिकंजे में खिंचा हुआ पड़ा है इसके प्रशासन के, शासन के, कि वो चाह करके भी जो अच्छे लोग हैं वो नहीं कर पाते, निकल नहीं पाते उससे। वो ऐसी जकड़न है उन पर, वो भी रहे। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ वो भी व्यापार में कमा तो रही है ना, अच्छी अकूत संपत्ति कमा रखी है उन लोगों ने। उनके जो संस्थानों को चला रहे हैं या उद्योग घर उसको चला रहे हैं, छोटे डिपार्टमेंट की सोच रहा है, जो उसमें मैन पावर तो है ना, गरीब लोग तो उनमें लग ही रहे हैं ना। आपने पैसे से, अपने दिमाग से, अपनी योग्यता से सेटअप लगा लिया है, लेकिन उसको चलाने वाला तो इकोनॉमिक वाले लोग हैं, वो है ना, श्रम शक्ति वाले लोग हैं। ऐसे वो जब अब आप उसे देखिए, आप इस मक्कड़ जाल में फंसने के बावजूद भी, इस शिकंजे में शासन प्रशासन के अपना आप भी बचा रहे हैं और एक्स्ट्रा भी अपना लग्जरियस जीवन भी जी रहे हैं, अकुत संपत्ति जोड़ रहे हैं, जबकि उसका कोई भविष्य पता नहीं है। आपकी संतान उसको कैसा रखेगी, कैसा करेगी। तो अब आप ये समझिए, आपके दोहरे पढ़ने का भी बताऊँ व्यापारी का, ये इनका दो एक डायलॉग बोलते हैं कि लिखा भी रहता है कि आप ग्राहक का सम्मान करिए, भगवान तुल्य होता है। जब आप उसे भगवान तुल्य मान रहे तो उसके साथ में इतनी मक्कारी मत कीजिए, ऐसा उसका बेवकूफ़ मत बनाइए। उसे भगवान का दर्जा कह रहे हो और फिर भी उसको चीट कर रहे हो या उससे ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति पैसा वसूल रहे हो और उस पैसे को अपने ले ले। मैं मान लेता चलो आपने वो सक्षम ग्राहक आया होगा, ले लिया, जो आपके यहाँ काम कर रहा है उसकी पीढ़ी खप गई है, उसके बच्चे भी हैं, उसको भी घर दर चाहिए, उसको भी स्वास्थ्य की सुरक्षा चाहिए, उनकी भी शिक्षा, उनका खुद का बीड़ा उठा लीजिए। आप लोग नहीं उठाते हैं, तो ऐसा थोड़ा सा संज्ञान लीजिए कि करिए, सिद्धांत बनाइए कि भाई मैं एक स्टेज पर स्टेबल होकर के बच्चे, तो मैं उन लोगों की तरफ भी ध्यान दूँ। और ऐसे ही मैं सरकारी नौकरी वालों के लिए भी बोलता हूँ कि ये भी ऐसी व्यवस्था हो रही है कि भाई जितनी तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह में आप अपने बच्चों की शिक्षा और मकान या स्वास्थ्य के लिए सफिशेंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, मानता हूँ मैं। क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर देश का बना हुआ है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो उस पर भी उनको भी सोचना चाहिए कि जब हम सब अपने बच्चों के लिए कर लें, स्टेप एक स्थिति में पहुँच जाए, उसके बाद आप भी अपने उसको ध्यान दीजिए, समाज को उत्थान। बार बार राष्ट्र मजबूत होगा, इतिहास में आपका भी नाम दर्ज होगा, उसका वो भोग जगाइए इतिहास में। ये मत करिए कि आप मैं अपने रिश्तेदारों में, आप कितनी भाग दौड़ कर लीजिए भाई, जो बड़े लोग हैं उद्योग घराने के हैं उनकी तो आप छोड़ दो, उस लेवल पे उससे दौड़ मत लगाइए। आप हम जो प्रतियोगी होते हैं आम परिवार के, वो अपने लोग आसपास के लोगों से प्रेरणा लेते हैं, मैं उनके जैसा बनना है, तो उतने भाग दौड़ करके आप क्या कर लेंगे। 100-200 लोग, 500 लोग आपके मित्र मंडली, रिश्तेदार जान जाएंगे कि आप पहले ऐसे थे, अब ऐसे बन गए। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा मेरी यहाँ संपत्ति है, यहाँ वो है, वो है, आपको खुद इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा उसके लिए। और आप अच्छा काम करेंगे सब बताएंगे, आपका परिचय आपके काम से बताएंगे। तो ये सब हमें सोचना चाहिए। मेरा एक संकेत है ऐसा कि भाई आप चिंतन करना, सोचना, तो ये चल रहा है। और इसी में दूसरी बात आ जी, मैं इसमें उनको भी साथ में कवर कर लेता हूँ कि जो ऐसा करने का इनको मौका क्यों मिल रहा है कि जो गरीब हैं, निर्बल लोग हैं, या कुछ धर्म के लोग भी हैं कि वे संख्या बल बढ़ा रहे हैं। जनसंख्या इस देश के लिए बहुत हानिकारक है, दुनिया के लिए भी हानिकारक है। खैर वो तो उसका भी इसलिए फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे सर्विसेज में है तो मैं पूरब के बिहार के लोग यहाँ पर सर्विस में आते हैं, उनको देखते हैं, उनके साथ में कोई ना कोई एक नौकर परिवार आता रहता है, उनके साथ में रहते हैं, बच्चे छोटे रहते हैं, वो उनको घर का काम कराते हैं। तो क्यों वही साथ से आता है कि भाई हमारा बच्चा पल जाएगा, हो जाएगा, तो वो उनको करते हैं। ऐसे ही व्यापारी के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई जो ये संख्या बढ़ी हुई है, मजदूर हैं जो निर्बल हैं, या कोई धर्म के लोग जो इस भ्रांति में है कि भाई हम शासन करेंगे दुनिया में, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान संज्ञान ले लें। उनके जो बुद्धि वो लोग हैं धार्मिक ज्ञाता, वो समझ लें कि भाई डिमांड और सप्लाई की बात है। इसे आप बिजनेस से भी देख के चलिए, उसी से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। कि अगर मान लिया किसी मजदूर के एक बेटा है, वो मजदूरी कर रहा, पति पत्नी ही कर रहे, सपोज करो, उसे अपने बच्चों को इतनी मजदूरी वो कर लेता है कि उसे अच्छी शिक्षा दे और वो आगे उसे कंपटीशन में लाए या व्यापार में, जहाँ उसका स्वभाव गुण उस पर चला जाएगा वो। लेकिन उन्होंने क्या दृष्टिकोण बना लिया कि भाई
हमारे एक बेटे 4 बेटे होंगे, बच्चे होंगे, वे 500 रुपये लाएंगे, 2000 आएंगे, तो ये भूल जाते हैं आज 2000 हैं, कल वे बड़े भी होंगे, फिर वही गरीबी रहेगी। तो उसका नुकसान क्या हो रहा है कि हमारा इस निर्बल वर्ग का इसलिए शोषण हो रहा कि हमारी मान लिया किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे 10 व्यक्तियों की ज़रूरत है, वहाँ 1000 पहुँच जाते हैं। ऐसी नौकरी में हो रहा है, वहाँ भी बहुतात में पहुँच जाते हैं। तो जब डिमांड कम ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, संख्या कम होगी। विदेश में, यूरोप में जो है श्रम शक्ति में और पढ़े लिखे लोगों के जो काम में पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वो यही कारण है कि वहाँ लिमिटेड लोग हैं तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। यहाँ मैन पावर की सप्लाई हमने इतनी कर दी कि हम खुद ही अपने शोषण का खुद ही हमने अपना उनको हथियार दे रखा है। तो वे भी थोड़ा ध्यान दें, संख्या अगर सरकार को भी उसके बारे में ध्यान दिया जाए, बताए कि भाई आप लिमिट, देश का भी नुकसान हो रहा है, सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण विस्फोटक समस्या है, ज्वलंत समस्या है देश की, ये भी इसमें कवर होती है कि इससे क्यों शोषण का हम बढ़ावा मिल रहा, गरीबी की दर क्यों बढ़ रही, या भ्रष्टाचार या शोषण करने का मौका क्यों मिल रहा है समृद्ध लोगों को। तो वो भी ध्यान दें और समृद्ध लोग भी चिंतन करें कि भाई अपना एक सिद्धांत बनाए कि इस स्टेज पर जाने के बाद में ऐसा एक करें कि हम लोगों के काम आए। जैसे बिल गेट्स है, वॉरेन बफेट है, अन्य और बहुत लोग हैं भारत में भी करें। रतन टाटा जी हैं, मैंने पहले भी एक बार चर्चा करी थी कि वे अपनी एक कोई व्यापारी हैं, हीरा व्यापारी गुजरात के, वे अपने एम्प्लॉयज़ को पिछली बार उन्होंने लड़की की शादी करी तो 90 या 100 घर दिए थे अपने एम्प्लॉयज़ को। इस बार कोई और नया फंक्शन कोई कुछ था उनके घर में तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को गाड़ियाँ दी थी, तो उनका मोरल बढ़ाया उन्होंने, मैसेज अच्छा गया। तो आप मत भूलिए कि जो ये श्रम शक्ति है आपकी, उपक्रम जो भी चल रहे हैं आपके, उनको मैन पावर ही चला रही है। और वो मैन पावर अगर सही नहीं होगी, मैंने पहले भी कहा था सेनापति वाली बात, तो वही ऐसे ही चल रहा है। ये राष्ट्र का भी बोध ले आइए, इसमें राष्ट्र की सुरक्षा मजबूती का बोध है, तो ये ध्यान रखिए। इसका मैं एक और मैं मतलब, हालांकि लोग वाणी सुख लेते हैं या बोलते हैं, मेरे से एग्जाम्पल भी देते हैं, लेकिन मुझे धरातल पर ऐसे नहीं दिखते, लेकिन मैं उनसे सीखता हूँ। एक सज्जन है, बुजुर्ग हैं, अब तो रिटायर हो गए, PWD थे, फिर किसी और JEE थे, फिर AE से रिटायर हुए हैं, अच्छे समृद्ध हैं। लेकिन मुझे एक बार बता रहे थे कि भाई मैं पहाड़ में कहीं था तो हमारे एक्शन साहब थे, संतोषी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ज़्यादा मेरा बेटा बाहर पड़ता है, जो मेरी तनख्वाह है उसमें 2000 या मिनिमम कितने रुपए की कमी आ जाती है, बस मुझे कुछ नहीं है उसको दे देना, मतलब हर महीने उसके पास भिजवा दिया करो। तो उन्होंने एक टारगेट बना लिया था कि मेरी तनख्वाह के बाद जो बच्चे की पढ़ाई में कमी पड़े 2000 रुपये चाहिए, और चाहिए भी तो नहीं, बच्चा कामयाब हो जाए फिर वो अपना आप कमाएगा, हम उसके लगे मरते दम तक उसी के लिए क्यों कमाएं भाई, उसे कामयाब कर दिया। तो वो मुझे वो अच्छा लगा कि भाई हाँ ये अच्छी बात है। ऐसी जो समृद्ध या अधिकारी हैं, व्यापारी हैं, वे उतना ही संचय करें जितने की उन्हें ज़रूरत है। वैसे भी कहा जाता है, हमारे विद्वान भी कहते हैं, जो ऋषि मुनि भी कहते हैं, अगर आप ऐसे जंजाल में फंसे हुए हैं जहाँ के गलत स्रोत हैं या गलत स्रोत के द्वारा आपका आजीविका, तो उसमें उतना ही पार करिए जिससे आपका आजीविका चले, आपके बच्चे पढ़ ले, उसे उस पैसे से संग्रह मत करिए। न तो पाप का पैसा मान लीजिए या कलह का पैसा मान लीजिए, वो कहीं ना कहीं फिर उसका इफेक्ट आएंगे, प्रभाव आते हैं उसके, मैं तो देखता हूँ ऐसा। तो ये एक पक्ष ये भी था कि भाई मैंने तो उनसे सीखा है, तो ऐसा हमें भी सोचना चाहिए। तो बात साथ का मतलब ऐसे लोगों से है, ठीक है। और बाकी जो संगठन में कल बोलने की बात हुई थी कि भाई सामाजिक संगठन मेरी अपनी कौम के, तो मैं उसमें सभी को कवर कर लेता हूँ। संगठनों में भी ऐसे ही जो मैंने भी बताया, ये सब संगठन भी कम वो हो जाते हैं कि भाई आप संगठन बना रखे राजनीतिक गैर राजनीतिक या शेषणा के लिए या उस पायदान की तरह हैं वो कि भाई मैं समाज में और राजनीतिक सत्ता के गलियारों में पहुँच जाऊँ और मैं अपने जो विस्तार करूँ, जो भी कुछ करूँ, मतलब उसमें अर्थ और यश दोनों का उनका भाव रहता है। तो मैं उनसे ही बोलता हूँ भाई मेरे उसमें लोग मेरे भी कवर हैं, जो भी संगठन है राजनीतिक गैर राजनीतिक, कि वे भी अपना टारगेट बना ले। जैसे मैंने पहले अभी बोला है कि जो ये संगठन लोग हैं, ये इनको मैं इस तरह इंगित करूँगा कि ये सोचते हैं, जैसे मैंने कल बोला था कि भाई सर्दी आ गई, कंबल बांट दिए, ऐसे अब ये आपदा आ रही है तो इसमें हमने खाना बांट दिया और हमने फ़ोटो खिंचवा लिए, अखबारों में छपवा दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पर भरमार हो रही है ऐसे उसकी। तो उसके मूल में जाइए कि हम इतने मतलब हमारे स्ट्रक्चर इतना ख़राब है कि जो गरीब आदमी है उसको एक टाइम के रोटी के लिए वो सुरक्षित नहीं है। एक तरह से आपदा में ही हम उनमें भी उलझ गए, वे हमें उलझ गए, वे हमारी तरफ लखा रहे, हम उन्हें दिख रहे। तो हमारा भाव ये है कि भाई हम समाज से भी हो रहे हैं नहीं। तो वो ऐसी नौबत क्यों है? तो रूट लेवल पे मैंने बोला था कि अपना आसपास के लोगों को बढ़ाइए,
उनको आर्थिक रूप से क्या शिक्षित रूप से मजबूत करिए। तो वो मैंने भाव बोला था। तो ऐसे ही मैं अब फिर बोलता हूँ कि और दूसरे इसमें क्या करते हैं, मैं देखता हूँ, मैं अपने सामाजिक संगठनों को ही देखता हूँ, वो जो बच्चे 90% बच्चे सक्षम लोगों के अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, परसेंटेज ले आते हैं, कुछ उनमें से अपवाद स्वरूप साधारण घरों के बच्चे, गरीब घरों के बच्चे आ जाते हैं, 2-4% अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो उनको क्या करते हैं कि अपने प्लेटफार्म पे बुलाया, उन्हें कुछ इनाम दे दिया, तो कह दिया कि हम तो समाज का भला कर रहे हैं। नहीं होगा। आप वहाँ जाइए रूट लेवल पे, और इसमें कुछ ज़्यादा वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने संगठन बनाया, अपने गांव-गांव जाइए, वहाँ जा कर के उस गांव में बोलिए जो सक्षम लोग हैं कि भाई आपके यहाँ जो भी जिस तरह की प्रतिभा है, कोई अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो आप ही अपने बच्चों के उनमें से छाँट कर उनको गोद लीजिए, उनको पढ़ाइए, अपने बच्चों के साथ उनका भी ऐसा भाव दिए तो गाँव में भी द्वेष भाव खत्म हो। और उनके अपडेट रखिए, उनकी उपलब्धियों को अखबार में, जैसे मैगजीन हमारी होती है उनमें छापिए, सालाना उनको प्रोत्साहित करिए जो इस तरह का योगदान दे रहे हैं। रूट लेवल पे नहीं कर रहे, बस एक प्लेटफॉर्म बना लिया जिले लेवल पे, राजधानी लेवल पे, वहाँ पे हमने क्या संग कर रखा है, कोई एजेंडा नहीं है। अभी इंटरनेशनल जाट महासभा का वो हुआ, मैं तो उसके 1-2 भाषण देखे हैं उस पर, टीवी पे या क्लिप आ रही टीवी पे भी देखे थे, और आए तो उसमें उन्होंने क्या कर रखा है कि बड़े जो चेहरे हैं कौम के नेताओं में समय उन्हें बुल इकट्ठे कर लेते हैं, इधर से उन्हें इकट्ठा करा और उनको आमंत्रण देने, कोई एजेंडा उसमें नहीं। भाई तुमने क्या समाज की बुराइयों के लिए चिंतन करा, उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्य प्रणाली बनाई, उसके लिए कौन लोग नियुक्त होंगे जो समाज में जन जागरण करेंगे, उस तरफ ध्यान देंगे। कुछ एजेंडा नहीं है, केवल फेस को दिखा करके कैश करने वाली पोजीशन है। वो नेताओं के लिए भी अच्छी है, उनको लगता है कि हमारे यहाँ जाने से ये हमारी जो कौम के लोग हैं या भीड़ हमारी वोट बैंक बनेगी। वहाँ कुछ लच्छेदार भाषा बोल दी, जोशीली बात कर दी, ये सब करते हैं। रूट लेवल के लिए कोई सुधार नहीं करना चाहता, तो उसी में कुछ अपने अपने बने तो भाई समझ लो, अब कुछ नहीं चेंज कर पाए आप लोग। चंद लोग रईस हो रहे हैं, रईस हो जाओ, कोई बात नहीं, अमीर हो जाओ, रईस तो नहीं हो रहे, खैर अमीर हो जाओ, हो रहे हो, लेकिन अपने लोगों को भी उठाइए, रूट लेवल पर काम करिए। मैं बार बार यही कहता हूँ। अभी मेरी माता जी गुजरी थी 4 सितंबर को, तो मैं जहाँ देहरादून में ही रहता हूँ, यहाँ पर जो सामाजिक संगठन चलाते हैं हमारे चौधरी ओमपाल सिंह जी, उनको फेसबुक पे भी सूचना मिली, तो मेरे से परिचित भी हैं, वो घर भी आते हैं, तो उनका बहुत नज़दीक, उन्होंने कहा हमने बता दिया, उनसे बात ही होगी, तो मेरे उसमें आए नहीं। फिर 13वीं हुई तो मैंने खुद फ़ोन भी करा उनको कि भाई ऐसे ऐसे, कहने उस दिन मेरे बेटे का तो वो है लगन गांव में, मैं कोई बात नहीं। तो ऐसे फिर मैं चलो इनके चिंतन है जैसा भी है। उसी चीज़ को मुजफ्फरनगर के जाट महासभा के जो उस समय अध्यक्ष हैं, वो मुझे नहीं जानता, मैं मिलूंगा, मैं उनको जब जाऊंगा नमस्कार करूंगा। उन्होंने 100 पत्र एक भेजा मुजफ्फरनगर की जाट महासभा ने, मैं उनको चिंतनशील मानता हूँ कि उन्होंने संवेदना को समझा, और मेरी माँ के उसमें संवेदना में और दुख में 2 शब्द लिख करके यहाँ भेजे। इन पे तो इतना भी नहीं हुआ, तुम नहीं आ पा रहे हो, संगठन के नाम पे कोई नुमाइंदे को एक पत्र भेज देते, किसी और भेज देते, तो ये नहीं, क्योंकि अगर हम इनके किसी बात का विरोध कर देते तो दुश्मन मान लेते हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ इनकी इस बात से। उसके बाद भी कोई 2 रहने के लिए कहा भाई नहीं आ पाए, तो ये संकेत लगता है कि इनको क्या चाहिए कि जो इनकी हाँ महाँ मिलाएं। यशमैन चाहिए, यशमैन हम नहीं हो सकते, क्योंकि दरबारी तो गिरा भाई आदमी हो सकता है जिसका कुछ लाभ लेना होगा, हमें किसी से कोई लाभ नहीं लेना। सदा चिंतन यही रहा कि समाज के रूट लेवल पे हम भी काम करें, क्योंकि हम उसी जगह से निकल कर आए हैं, परेशानियों से उठ कर आए हैं। हालांकि मैं कोई गरीब परिवार से नहीं हूँ, मेरा गांव जंगेठी है मेरठ में, मेरे पुरखों का बहुत बड़ा जमींदार रहा, 5-6 गाँव के जमींदार रहे हैं, लेकिन वो जमींदारा खात्मा होगा। मेरे डूंगर में मेरे दादा गए होंगे बहुत बड़े, लेकिन मुझे DNA में मेरे को लगता है, लेकिन हमने तो संघर्ष किया है, परेशानी देखी है। मेरे पुरखे रहे होंगे, मुझे उन पर घमंड नहीं है। हाँ ये है कि वो मुझे लगता है कि उनका वो DNA मेरे अंदर बोलता है कि मैं जल्दी से बेईमानी तरफ तो मेरा निगाह भी नहीं जाती। तो ये मैं बताना चाह रहा था। मेरी बहन ने भी मेहनत करी है, हमने तो कभी किसी सामाजिक संगठन को बताया भी नहीं। वो अब यहाँ तक बता देता हूँ मैं कितने संघर्ष करे होंगे कि हमारे गांव में 5वीं के बाद स्कूल नहीं था। हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन फ्रीडम फाइटर देश के लिए लड़े, क्योंकि घर का इतना ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि बाहर नहीं पढ़ने देंगे लड़की को। मैं तो नहीं पढ़ी वो बेचारी, 5वीं के बाद 10वीं प्राइवेट करा, इस बीच में घर के काम करती रही, इंटर प्राइवेट किया, BA से रेगुलर है वो। और हम बड़े आलोचना गांव में भी हुई, ये करे संघर्ष करा, लेकिन मेरी माँ, मेरे फादर का सहयोग या हम सब का मेहनत, रिजल्ट लाई, वो जज बन गई और
और भी उसके साथ के जो लड़कियां थी जिनका बेस मजदूर है, इससे पहले जज बन गई थी और कुछ नए नए अलग अलग विभाग में अधिकारी बन गई थी, और वो उसकी पोजीशन यूपी में महिलाओं में 7वीं पोजीशन थी लड़कियों में। हमने कहीं पत्रिका में नहीं निकाला, जाटों ने भी संज्ञान नहीं लिया कि भाई एक साधारण परिवार की बच्ची इतने अच्छी उपलब्धि ली है, सब कुछ नहीं। वहाँ वो उनको बुलाते हैं, वो भी जो उनके टच में हैं, जो खोज नहीं करते भाई जो कोई ज़मीन से उठाया। एक दूसरी बात मैं इस पर ये ध्यान दे रहा हूँ कि भाई बार बार नजर रूट लेवल पे जाइए, जो सिद्ध कर देता है अपना उसको सम्मानित करते हो आप। देश भी उसी को सम्मानित करता है जो ओलंपिक में मेडल ला रहे हैं। भाई उससे पहले भी तो देखे गांव में रूट लेवल पे जो कमज़ोर हैं और प्रतिभाशाली उन्हें आगे लाइए ना, नहीं लाते हैं, वो ध्यान दीजिए। तो ऐसे ये समाज समृद्धि भी होगा। मैं इस पर ये पूरा मतलब मैं व्यथा तो बहुत है, बोलता रहूँगा, आज बस मैं इतना ही बोलूँगा। और ये कहूँगा दोबारा से फिर कोई, हाँ इसमें कल संतोष शब्द पे मैं कुछ थोड़ा चर्चा करूँगा। मैं बार बार संतोष शब्द बोलता हूँ, संतोष रख करके ये करिए। तो ये पाश्चात्य लोगों ने इस हमारे सेटिस्फेक्शन वाले वर्ड्स को इनएक्टिव बोल दिया है कि इनएक्टिव नहीं है, इनएक्टिव। तो इस पर मैं कल चर्चा करूँगा। संतोष शब्द हमारे लिए कितना नींव की तरह, सिद्धांतों को मजबूत रखने के लिए तरह और अपने कर्तव्य निभाने के लिए संतोष शब्द हमारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है। तो उस पर मैं कल इस पर थोड़ा बहुत चर्चा करूँगा कि लोग ना सोचे क्योंकि हमें कहते हैं इनएक्टिव जो जिसे कुछ नहीं करना वो संतोष कर लेता नहीं, जो संतोष से काम करता है वो अपने कर्तव्य पे चल जाता है। ठीक है, तो कल फिर बोलेंगे। अच्छा, नमस्कार।